कल हम क्या पढ़ रहे थे इसमें? कंपैरिजन। कंपैरिजन कहाँ तक हो गया था? अरे यार उससे कहते हैं इंक दे दे, इंक खत्म हो गया। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम क्या कर रहे थे बताओ? हमने पढ़ा था दो लोगों में कंपैरिजन, ठीक है, पर्सन कंपैरिजन बिटवीन टू। आज पढ़ना था कंपैरिजन बिटवीन थ्री। तो कंपैरिजन में मोटा मोटा हमने ये बात पढ़ ली थी, क्या पढ़ लिया था कोई बताओगे? दिमाग में चला नहीं। कंपैरिजन हमेशा दो कंपैटिबल चीजों में ही होना चाहिए, बाकियों में नहीं। फॉर एग्जाम्पल चांद महबूबा हो नहीं तो वो कभी लिख सकता है, हम नहीं लिख सकते। किसी इंसान की तुलना किसी सेलेस्टियल बॉडी से हम नहीं कर सकते। सेलेस्टियल बॉडी का कंपैरिजन आप सेलेस्टियल बॉडी से करिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। लेकिन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग टैलेंटेड लोग हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में करिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज यानी कि आप पेपर में लिख उस बात को नहीं सकते। ठीक है, सिंपल सी चीजें। तो चलिए बढ़ते हैं। कंपैरिजन एक अच्छा छोटा सा सेंटेंस कर लें। एज अ टीचर यू आर बेटर देन, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मी और आई। ठीक है, तो कर लिए होते भाई, कर दो। तो एज अ टीचर यू आर बेटर देन मी या आई, क्या टिक करके आएंगे? आई। सही दोनों ही है, पहले भी हमने बात की थी, सही दोनों है, लेकिन पेपर में हमें किसको प्रेफर करना है? आई को प्रेफर नहीं करना, करना ही करना है। पेपर के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये सही होता है। आप कितनी भी मूवी देखें उसमें यही बोला जाएगा, मी, आई को ही नहीं बोलता। लेकिन क्यों, कैसे, कब कहा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्यों ऐसा किया? एज अ टीचर, यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दो में से कोई एक चीज तो होगा ही हो। और आपको मैंने बताया था ड्राइवर कौन होता है आपकी? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी ड्राइवर है, वही डिसाइड करेगी आपका कि सेंटेंस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। यही उतना चाहे पीछे कितना बड़ा भी आदमी बैठा हो, लेकिन अगर ड्राइवर बीच जाम में जाके गाड़ी छोड़ दे और उसको चलानी नहीं आती पीछे वाले को, तो बेटा वो मारी खाएगा वहां पे, क्योंकि ड्राइवर भाग गया। इसलिए ड्राइवर की सैलरी हमेशा टाइम पे दी जाती है, क्योंकि वो ट्रैफिक में ही छोड़ के भागेगा अगर तुमने कुछ बदतमीजी की। तो आपकी जो मेन वर्ब है वही ड्राइवर का काम करेगी, वही आपको बताएगी कि सेंटेंस कंटिन्यू है कि नहीं है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, और डिटेल हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं, लेकिन ब्रीफ कर लिया था, थोड़ा बहुत क्या नॉलेज हो। ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा अभी एक आपका चैप्टर है एडवांस नोट, एडवांस ही बोलते हैं, क्यों अजीब समझे, क्यों फील हो रहा। तो एडवांस आते आते आप पागल हो जाओगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने छोटी छोटी बातें नहीं सीखी। अगर आप ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस आते आते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, स्पेलिंग तो मत जाना। तो थोड़ा थोड़ा सीखते चलो ताकि एडवांस में इतनी तकलीफ ना हो। तो ये जो मेन वर्ब थी यही आपका ड्राइवर है। तो मेन वर्ब ड्राइवर है, तो मेन वर्ब की एक्सप्लेनेशन कौन देगा? मेन वर्ब की एक्सप्लेनेशन, क्या कर रहा हूँ, मेन वर्ब की एक्सप्लेनेशन देने का काम किसका है? ऑब्जेक्ट है। और किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन उसके बाद में आएगी कि पहले आएगी? ऑब्वियसली बात है, एक्सप्लेन। टीचर जब क्वेश्चन पूछता है, मुंह फाड़ के उसको हिंदी बता दे, तो फिर वो क्या पूछता है? बेटा एक्सप्लेन करोगे इसको? अरे याद करो, हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ होते थे, तो संदर्भ याद होता था, प्रसंग याद होता था, भावार्थ में अपने मन से लिखते थे। कौन इतना हिंदी पढ़ा है? तो भावार्थ में टीचर बोलता था कि एक्सप्लेन करो, पहले आंसर दो फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेनेशन हमेशा बाद में आती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा क्या आएगा? वर्ब के बाद में आएगा। और यहाँ पे यू कहाँ लिखा हुआ है? पहले। तो इसका मतलब यू आपका ऑब्जेक्ट तो कतई नहीं है, यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और यू आपका अगर सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर हमेशा तो कंपेरेबल चीजों में होगा, यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा, यहाँ पे नहीं। बट कुछ किताबों में कुछ जो इंग्लिश के राइटर हैं, ग्रामेरियन हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, जैसे ये फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेंटेंस ये एंड हो रहा है तो आप इसको ऑब्जेक्ट ही रखिए, सब्जेक्ट मत रखिए, क्योंकि एंड हमेशा कहाँ पे होता है? कभी देखा कोई सेंटेंस सब्जेक्ट पे एंड हो गया? ऑब्जेक्ट पे ही होता है मोस्टली, सारे तो नहीं। तो कुछ राइटर, कुछ ग्रामेरियन का ऐसा मानना है, तो कुछ बुक्स में ये बात भी लिखी रहेगी आपकी, ठीक है। हाँ, अगर सेंटेंस कंटिन्यू है, कंजंक्शन लगा के उसके आगे की एक क्लॉज लिखी हुई है,
सेंटेंस कंटिन्यू है, देन वो कहते हैं कि अब आप इस रूल के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपेयर करना है तो आप आई लगा सकते हो। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन आप ना मानना ये बात। आपको पेपर में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है, गधों जिससे कंपेयर हो रहा है उसकी मेरिट पे काम करना है। ये नहीं कि सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट लगा कंपेयर हो रहा है लेकिन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ऐसा बताए थे। तो अपने आंख नाक कान खुल के रखिए, नहीं तो इंग्लिश है बेटा धोखा देगी देगी, धोखा नहीं देगी। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप अगर दिमाग में रन नहीं कराएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कल कर ली थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम आती है जब सेंटेंस में अभी तक बेटा आपके घर में आपका एक चचेरा भाई, ठीक है, और वो मार पढ़ाकू, इंटर में 95%, तुम्हारे 65%, भाई के हाई स्कूल में 100 में 100%, तुम्हारे 40%, तो बेटा जलील होते चले बचपन से। ठीक है, घर वाले बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो चलो एक था। लेकिन अब उसी की छोटी बहन वो और ज्यादा पढ़ने में तेज, उसका भी हाई स्कूल आया, वो भी लाई, वो 90 लाया था, वो 98 ले आई, तो तुम तो 40 लाई थे। अब तुम कहो लो करेला तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, एक और दुनिया में आ गया है जो मेरा खून पीने के लिए। होता है कि नहीं? अभी तक आपकी तुलना किससे हो रही थी? एक बंदे से, लेकिन अब कंपैरिजन कितने में होने लगा? 2 लोगों में होने लगा, तब आपका मूड और खराब होगा। वही इंग्लिश में भी है, जब कंपैरिजन 3 लोगों में होने लगता है तो मूड हमारा और ज्यादा खराब होता है। कैसे? आइए देखिए। दो सेंटेंस है भैया, पहले बताओ, तुम नहीं बताओगे, पहले बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत? दोनों सही है। एक बच्चे ने कहा कि दोनों सही है, बाकी लोग दोनों सही, पक्का कसम खाओ दोनों सही है 100%, ग्रामेटिकली दोनों सही है। अब प्रश्न यही उठता है, जब दोनों सही है फिर हम इसको सीखेंगे। तो हमारे मन में यही आएगा ना, अगर दोनों सही है, अगर हमें पेपर के अंदर क्या मिल गया, 3 लोगों में कंपैरिजन, देखो ना 3 बंदे हैं, पिताजी हैं, बहन है और मैं हूं, 3 लोग हैं, इसमें भी पिताजी है, मैं हूं और बहन है, तो 3 लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तीनों आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, तीनों में कंपैरिजन चल रहा। तो अगर दोनों ही सही है तो हम पेपर में सर देखेंगे कि 3 लोग अगर आ गए हैं तो फिर उसमें हम ये वाली एरर ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, उसको हम टिक करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे 2 लॉजिक है। देखो क्या बेटा, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस, अगर दोनों का मतलब अगर दोनों सेंटेंस सही हैं तो फिर दोनों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों के मीनिंग क्या है, हमारे अलग अलग है। पहले सेंटेंस में कुछ और मतलब निकल रहा है, दूसरे सेंटेंस का मतलब बिल्कुल अलग है उससे। ठीक है, और यही आपके साथ व्हाट्सएप पे हो जाता है, सामने वाला क्या कह रहा होता है, आप समझ कुछ और लेते हैं और फिर कहानी। ठीक है, आइए देखते हैं आप क्या गलत समझते हैं। पहले सेंटेंस में है कौन बेटा? माई फादर है, यानी कि ये क्या है? अच्छा, मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्यों है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, कैसे नहीं पढ़ा दिया? ठीक है, क्या कोई ऑब्जेक्ट, क्या कभी कोई ऑब्जेक्ट होते हुए सब्जेक्ट का काम कर सकता है, या कोई सब्जेक्ट होते हुए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? पढ़ाया है? नहीं पढ़ा? बहुत अच्छी बात, पढ़ना भी नहीं। ठीक है, याद रखना, इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी जरूर। प्रोनाउन चल रहा है और ये पड़ेगी मेरे दोस्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खास कर। चलो याद रखना, बता दूंगा।
कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नरेशन वॉइस मन तो क्या करता कि सारी चीजें इकट्ठे बता दूं, लेकिन है ना ये इंग्लिश के टीचर के साथ बड़ी समस्या है। अब दिमाग में ये चलने लगा, अब दिक्कत ये है जितना पढ़ा दिया वो भी नहीं समझ में आ रहा, फिर नया कहाँ से बताते हैं। खैर छोड़ो, याद रखना है इस बात को। माई फादर सब्जेक्ट है, क्यों है मैंने कहा नहीं, क्यों है माई फादर सब्जेक्ट हमको नहीं पता, हमें एक रीजन दीजिए फादर सब्जेक्ट क्यों है। तो हु का आंसर तो ऑब्जेक्ट भी दे देगा बेटा, दिखा दूंगा हु का आंसर ऑब्जेक्ट भी देगा एक जगह, वही तो बात इसे दिमाग में खुराफात आई है। खैर छोड़िए, अभी आप बात नहीं कर रहे। हाँ तो कुछ कह रहे वर्ब के पहले लगा है तो वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के पहले लगा है तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के पहले लगा है तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। अच्छा छोड़ो रहने दो, फालतू बात है। लफ्ज क्या है, वर्ब फिर कभी बात करेंगे, अभी आसान वाली बात करेंगे। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लव ये एक्सप्लेनेशन किसकी है, पिताजी की है ना, प्यार की है कि पिताजी प्यार किससे करते हैं, सिस्टर से करते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी है, लव की है, वर्ब की है, तो वर्ब की जो एक्सप्लेनेशन देगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जब मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है तो बच्चे यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी अब कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि इस वाले, यानी कि हम इसको पहला ले लें और इसको दूसरा ले लें, तो अगर मैं एक वो बना दूं, फर्स्ट सिचुएशन कैसे कहलाएगी आपकी कि पिताजी और मैं दोनों सब्जेक्ट हैं तो एक ही पाले में। आप समझ गए क्या भाई, हम दोनों सब्जेक्ट हैं। होता नहीं है अपने अपने दोस्तों को जब गेम चल रहा होता है, भाई तुम इधर आओ, भले ही वो ढक्कन हो खेलने में, लेकिन भाई है अपना, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, लेके पूरी टीम बैठ गए, ठीक है, किए हो कभी जीवन में। तो ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, एक ही टीम में दोनों को ले आओ। ये माई फादर हो गया और ये क्या हो गया, और हो गया आई। ये दोनों सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जैसा काम करेंगे। और काम कौन सा कर रहे हैं, वर्ब क्या है बच्चे, तो आंखों के आंसू आ गए होंगे, है ना, रोना नहीं इधर। तो माई फादर और मैं दोनों क्या कर रहे हैं भैया, लव कर रहे हैं, ठीक। अब बेटा कर किससे रहे हैं, ये बेटा ऑब्जेक्ट थी तो ये अकेली साइड पड़ेगी, बहुत ज्यादा बड़ा डाली तो नहीं तो आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे पास दादी, मैंने इन किसमें थी, ब्लैक में ना, ब्लैक में सब मैं रेड कर रहा हूं भी अपना अपना है। तो पहली सिचुएशन में सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक तरफ आ गए, बीच में आपकी वर्ब आ गई और माय सिस्टर। इसका मतलब मैं, मेरे पिताजी और मैं दोनों प्यार करते हैं किससे, मेरी बहन से। लेकिन दोस्त ज्यादा कौन कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं, तो उधर हमने प्लस का साइन लगा दिया। पहले सेंटेंस का ये मतलब था। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, दूसरी सिचुएशन आपसे कुछ और कहानी कह रही। इसमें बच्चे ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्वियस है, माय सिस्टर आपकी ऑब्जेक्ट है, नो चेंज। लेकिन मी तो सबको पता है वो ऑब्जेक्ट है। अब फिर वही बात, एक जैसे आदमी एक टीम में डाल, तो इस बार सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, एक ही है, कौन है, पिताजी। तो मैं माई नहीं लिख रहा हूँ, सीधे फादर ही चेंज देता हूँ। अब फादर कर क्या रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, करने दो बेटा, उनका भी हक है। अरे छोड़ यार, चलो तुम्हारी बात है, तुम ठीक है, सही कह रहे हो, गलत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपके कौन कौन आ गए, एक मेरी बहन आ गई और दूसरा मैं खुद आ गया, क्योंकि एक तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है दोस्त, ठीक। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस का नीचे वाले का मतलब क्या है, पिताजी प्यार करते हैं, मुझसे भी करते हैं, मेरी बहन से भी करते हैं, लेकिन ज्यादा किससे करते हैं, मेरी बहन से ज्यादा करते हैं। ये दोनों में अंतर था। आप इसको एक जैसा, इसीलिए ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। पहले सेंटेंस में पिताजी आपसे प्यार करते हैं, ये बात नहीं दिखाई जा रही, दिखाई जा रही है कि पिताजी और मैं दोनों उस लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी उससे ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू मी। मेरे अकॉर्डिंग पिताजी मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, ऑब्वियस सी बात हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अब
आपस में दोनों लड़े जा रहे हैं कि पिताजी भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं कि पिताजी किससे ज्यादा प्यार करते हैं, और पता चला उस लड़ाई बाद दोनों बराबर धुले, ठीक है, फिर लड़ाई हो रही ज्यादा नफरत किससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी प्यार कर रहे हैं दोनों से, लेकिन इस बार लड़ाई है इन दोनों के बीच में कि बहन से ज्यादा करते हैं कि मुझसे ज्यादा करते हैं, तो माई सिस्टर को हमने प्लस कर दिया। तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में पेपर में सही है तब तक जब तक के इनके बीच का कंटेक्स्ट ना दिया जाए। अगर आप किसी पैसेज में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए बात किस चीज की हो रही है, ठीक है। हालांकि अगर एक पेपर में केवल कॉमन एरर आ रही है तो कॉमन एरर में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन किससे ज्यादा कैसे क्या कहना चाहता है। तो आप दोनों सेंटेंस अगर ये लिखा है तो भी चले जाएंगे टिक करके, और ये लिखा है तो भी आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी जीवन में यही यूज होना हो, कॉम्प्रिहेंशन में यूज होना हो, आप ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग लिख रहे हैं तो आई और मी का इतना फर्क पड़ जाएगा कि आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देंगे। नहीं समझा? अब एक छोटा सा सेंटेंस में लिख दूं, रीना लव्स यू, छोड़ो, रीना लव्स राम मोर देन आई। अब आप तो पढ़ के गए हैं बेटा हमारे जैसे किसी टीचर से, क्या कि आखिर में हमेशा क्या आएगा, मी नहीं आएगा, आई आएगा। आपने ये लिखा, ठीक है। अब एक ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, उसमें बातें चल रही हैं, तो आपने ये मैसेज टाइप किया और उसमें 2-4 खुदा नकास्ता क्या हुआ, पढ़े लिखे आदमी भी मौजूद थे, सब हंसना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और आप लिख के कुछ और आ गए हैं। जरा देखिए, यहाँ पे रीना कौन है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और प्यार बेटा आपकी वो वाला है जो तुम्हें हर सुबह होता है और शाम तक खत्म हो जाता है ना। अब तक बोल चुके हो कि मेरा 16वां सच्चा प्यार है, ठीक है। तो ये वो वाला प्यार था बेटा। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आपने ये लिखा हुआ है, तो कंपेयर किसका हो रहा, ग्रामेटिकली 100% सही, ग्रामेटिकली इसमें कोई गलती नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके कंटेक्स्ट में वो गलत कर रहे हैं। रीना लव्स राम मोर देन आई आपने जब लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि रीना और आप दोनों लोग राम के पीछे पड़े, ठीक है। बेचारा राम करे तो करे क्या, ठीक है। इसका ये मतलब है, आदमी इसीलिए हंस रहा था आपके ऊपर, क्योंकि आपने अर्थ का क्या बना दिया, अनर्थ बना दिया। आप ये कहना चाहते थे कि आप दुखी हैं कि रीना जो है वो राम से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती है, ठीक है। क्योंकि उसने अपना जो टिफिन का पास, लड़के ऐसे ही एजम्पशन लेते, जो पास्ता था मेरे को 4 टुकड़े दिए तो उसको 5 दे दिए थे, ठीक है। एजम्पशन बनाने में भाई हमारे बहुत आगे होते हैं। अब उसको ये नहीं पता रात में कुत्ता खा गया था उसके यहाँ, तो बांट रही थी, क्योंकि वो कुत्ता और तुम में ज्यादा वो अंतर समझ नहीं रही थी, खा ले भाई, ठीक है। तो रीना और मैं दोनों राम से प्यार करते हैं, लेकिन रीना ज्यादा करती। क्या आप ये कहना चाह रहे थे? नहीं, आप कहना चाह रहे थे कि रीना जो है कंपेयर राम और मैं, यानी कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, लेकिन रीना का झुकाव राम की तरफ ज्यादा है, मेरी तरफ थोड़ा कम, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे आई लिखा, आपने अपने सेंटेंस की लंका लगा दी, आपने उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया। अब बात आती है फिर वही पेपर में, यार रीना राम को पसंद कर रही, राम रीना को पसंद कर रहा, तुम किसी को पसंद नहीं आ रहे हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन कंटेक्स्ट में जब आपका कॉम्प्रिहेंशन है या कुछ है, आपकी डेली लाइफ में भी आप ऐसी गलतियां करते हो, लिखते टाइम सोचते नहीं कि आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने वाला उसको पढ़ के गलत नहीं तो हंसता है, गलत करके कहा नंबर थोड़े तुमको दे रहे हैं, ठीक है। तो बताते वो तुम लोग स्टेटस लगाते हो माई स्मॉल ब्रदर, अब यार इंची टेबलेट बैठे थे कब है, नाप लियो स्मॉल अभी इतना है, तो वो पढ़ के मुझे हंसी आती है, मैं क्या करूं, कईयों में दिखाई देता माई स्मॉल ब्रदर, ठीक है। मैं फुट्टा लेके बैठे थे, अभी टांग इतनी बड़ी हो पाई है, अभी स्मॉल है वो, क्या मतलब है। तो इसीलिए कहते हैं जब आप लिखते हैं, अब दिक्कत ये है जब आप स्टेटस लगाते हो तो उसका आपका फ्रेंड सर्कल भी तो आप ही जैसा है, तो उधर से आता है या ब्रो, ठीक है। अब या में वो हिंदी वाला या लिख के बैठा होता है, उसे पता नहीं होता, लेकिन भाई सुन रखा है, वो भी चेप रहा है, बस इंग्लिश फल फूल गई और वही पेपर में आके घुस जाती है।
क्योंकि पेपर में वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो बात समझ में आई कि जब 3 लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा तो आपको वहां पे पहले चेक करना है कंपेयर हो कौन कौन रहा। कैसे पता करोगे? दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो इस बार ये दोनों आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं इसके कंपैरिजन में कि मेरे पिताजी और मैं दोनों प्यार करते हैं मेरी बहन से, लेकिन पिताजी ज्यादा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मी हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अब कंपेयर इनके बीच में हो रहा है। यानी पिताजी प्यार करते हैं मुझसे भी और मेरी बहन से भी, लेकिन मेरी बहन से वो ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके से ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है, लेकिन लिखते टाइम ध्यान रखिए आप अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, चले ये लिखा रहने देता हूँ, सेंटेंस बदलता हूँ। एक छोटा सा सेंटेंस आया, शी लव्स गोलगप्पा मोर देन मी। इसमें भी बेटा कितने लोग हैं कंपेयर होने के लिए? 1, 2 और 3। ठीक है, और अभी भी आप क्या पढ़ के गए? अगर 3 लोगों में कंपैरिजन है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट लगाओ चाहे ऑब्जेक्ट लगाओ। मैं बोलोगे हाँ कि दही बना लाए हो घर से, अभी जाके यहीं छाछ बनानी है? तो शी लव्स गोलगप्पा मोर देन मी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शी आपका बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। गोलगप्पा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। और मी क्या है अपने आप में? ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आपने ये लिखा आपकी आंखें चौंधी आ गई। क्या कि कंपेयर किसमें होगा? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में होगा। तो आपका कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है, लेकिन क्या ग्रामेटिकली ये बात सही है? अभी बताया था बेटा, चांद सी महबूबा हो मेरी, ये सिर्फ कभी लिख सकता है, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि चांद एक सेलेस्टियल बॉडी है। महबूबा छोड़ दो बेटा, अंग्रेजी ध्यान दो, ठीक है, ज्यादा उस पर ध्यान मत दिया करो, नहीं तो जीवन में क्या पता गाना गाते ही बीत जाए। तो शी लव्स गोलगप्पा मोर देन मी, तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी आपके कि आपने तुलना तो कर दी, लेकिन आपने एक नॉन लिविंग बीइंग की तुलना, एक फूड आइटम की तुलना एक इंसान से कर दी। ठीक है, बोलते टाइम आप कर दीजिए, लेकिन सोचिए क्या आपकी औकात 2 रुपए पानी बतासे से भी गिर गई? इमेजिन ना कि उस लड़की के लिए अगर कोई कह दे कि 2 रुपए गोलगप्पा लोगे कि इस लड़के को, तो वो कहेगी गोलगप्पा ठीक है। इस नासुर को कल एक बहुत अच्छा सा मैसेज मुझे किसी ने भेजा, बहुत प्यारा था। उसने लिखा था, एक लड़की मतलब चैट थी, लड़की ने लिखा था कि आपका मूड खराब है, तो उसने लिखा था मूड, जिंदगी, हरकतें, जीवन, समय सब खराब चल रहा है। और 2 जाता मुझे याद नहीं है। फिर उसके नीचे लिखा था, अरे आप अपनी शक्ल लिखना भूल गए। जो उसने बेइज्जती की है मतलब मैंने जी नहीं चाहा, उसने पता नहीं क्या क्या लिखा था, जीवन, उसने मूड पूछा था, जीवन, टाइम, समय, ये वो फलाना ढमाका, 75 चीज लिखी थी, सब खराब है। तो उसने बड़े प्यार से नीचे मैसेज आया कि आप अपना शक्ल लिखना भूल गए। खैर छोड़िए। तो क्या आपकी औकात एक गोलगप्पे से भी खराब है? हो सकती, आप बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश में इंसान की इतनी बेइज्जती मत करो यार। ठीक है, तो फॉर्मल इंग्लिश में ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है? कौन सी सिचुएशन बन रही है? ये वाली कि यहाँ पे अगर शी है तो यहाँ पे गोलगप्पा है और यहाँ पे खुद आप है, तो जो उसको है गोलगप्पा आपकी तुलना में ज्यादा पसंद है। ठीक है, राम की तुलना में आप उसे कम पसंद हो सकते हो, श्याम की तुलना में आप कम पसंद हो सकते हो, रोहन की तुलना में आप कम पसंद हो सकते हो, लेकिन गोलगप्पा तो ज्यादा बेइज्जती होगी ना। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। बोलिए, बोलने का कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप लिख नहीं सकते। अब यहाँ पे बेटा ये एरर है। अब आप यहाँ पे सेंस बदल सकते हैं। बस समझ रहे, नीचे वाले में आप एरर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप एग्जामिनर ने लिख के दिया कि पिताजी और मैं दोनों बहन से प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी ज्यादा करते हैं, और आपने उसमें आई का मी का आई करके आपने सेंस पलट दिया कि पिताजी मुझसे और मेरी बहन में से बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। आप सेंस वहां पे काट नहीं सकते, लेकिन इस सेंटेंस में आप सेंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि
जो सेंस ये सेंटेंस दे रहा है वो ग्रामेटिकली नहीं, लैंग्वेज बेस पे। ग्रामेटिकली एरर नहीं है बेटा, ग्रामेटिकली ये अभी भी सही है, लेकिन भाषा के आधार पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भाषा किसी का ऐसे अपमान नहीं करी। ठीक है, अपमान करने के लिए तो अलग अलग चीजें हैं, इतनी सारी गालियां आपने इजाद की है, वो भी है, तो ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो वहां पे आपको ये चीज काटनी पड़ेगी। काट लो पक्का, सच्ची कर लोगे, समझ में भी आ रहा? नहीं तो बेटा लड़कों तुम्हारे साथ यही होगा, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा होगा, बताए दे रहे हैं। किसका नाम लिखूं? विजय नहीं आ रहा ना, नहीं तो यहाँ पे विजय का नाम लिख के आनंद आ जाता, वो लिख ही देते हैं, एक और एरर बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ये सेंटेंस आ गया विजय, बहुत ध्यान से देखिएगा, पेपर इसी लेवल पे गलती कराता है। आइए देखते हैं, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस सही अपने आप में नहीं गलत हो जाएगा। विजय लिखते ही क्या तो विजय का नाम ही अगर आ गया तो गलत से नंबर। सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस 100% सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखो दिखाता हूँ कैसे। देखो दोस्त, शी लव्स गोलगप्पा, यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब विजय, विजय क्या है अपने आप में, प्रॉपर नाउन, और आपको बताया था नाउन और यू अपने आप में तो ऐसे चेंज हैं जिनकी फेस वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है, यानी कि अब क्या लिखूं, यानी यू एज अ सब्जेक्ट भी, हाँ सही बोल रहा हूँ, यू एज अ सब्जेक्ट भी यू है, यू एज एन ऑब्जेक्ट भी यू है। किसी का नाम चाहे चेयर हो चाहे तुम हो, ठीक है, किसी का नाम यानी कोई भी नाउन है, वो दिल्ली है तो दिल्ली एज अ सब्जेक्ट भी दिल्ली है, दिल्ली एज एन ऑब्जेक्ट भी दिल्ली है। लखनऊ का भी नाम नहीं बदलेगा, वैसे ही विजय का भी हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं कर पाते। अब अभी पिछले वाले में आपने फुदक करके आई मी को क्या काटा था, आई कर दिया था, क्योंकि आपको पता था कि मी से बात नहीं बनेगी, मी से बात नहीं बनी रही है, क्योंकि मी कंपेयर किससे हो रहा है बच्चे, गोलगप्पे से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप विजय को काट के विजया तो करनी होगी कि विजय सब्जेक्ट है सर, हमको पता है, विजय का ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजया। ठीक है, ऐसा कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं तो बड़ा तमाशा हो जाता, हर आदमी के अपने दो नाम, एक सब्जेक्टिव केस एक ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो फॉर्म भरते तो ऐसा ना आता, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, सब्जेक्टिव नेम ऑब्जेक्टिव नेम, ठीक है, तब फॉर्म आप ऐसे भर रहे होते। लेकिन इंग्लिश ने इतनी तकलीफ नहीं दी, ये तो हर आदमी के दो नाम याद करने पड़ते। तो करेंगे क्या, देखो तो विजय अपने आप में बेटा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब प्रश्न आता है कल की क्लास में, कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी, वर्ब आपकी क्या है, ड्राइवर है। ठीक है, यही सब कुछ डिसाइड करेगी। अभी आप देखेंगे एक ड्राइवर होगा और एक उसका कंडक्टर होगा, एक वर्ब और लिखी होगी। ठीक है, तो इस अभी आगे याद रखना है, मैं भूल ना जाऊं, एक ड्राइवर और एक आपका कंडक्टर। ठीक है, तो गाड़ी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कंडक्टर की ड्राइवर? ड्राइवर आपका बड़ा रोल प्ले करेगा, कंडक्टर आपका छोटा रोल प्ले करेगा, और उसी में आप देखेंगे जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इस कंडक्टर का सब्जेक्ट बन जाएगा। यह बहुत अजीब सी बात लगती है बच्चों को पढ़ने में कि ऑब्जेक्ट ही इसका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए अथाह ज्ञान की जरूरत है। बहुत सारी चीजें बहुत छोटे छोटे रूप में आपको क्लियर कट हो, फिर कहीं जाके आपको पार्टिकल इन्फिनिटिव एक क्लियर इमेज में दिखाई देंगे। वो बात की बातें हैं। अभी कल की क्लास को मैं वापस रिकॉल कर दूं तो आपको पढ़ाया था एक वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप हिंदी से पढ़ें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता ने कर्म को ही तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और कर्म क्या है, जो आपका सब्जेक्ट एक्शन करेगा, बात सुनिएगा, जो सब्जेक्ट आपका एक्शन करेगा और उसका रिजल्ट जिस पर दिखाई देगा। मैंने फेंका, क्या मारकर, अब मैंने फेंका तो उसका मतलब थोड़ी कि मैं ऐसे ऐसे नाचता हुआ जा रहा हूं, अबे मारकर जा रहा। मैंने एक्शन क्या किया, फेंका, और उसका परिणाम कौन झेला, ये भी कह सकते हो कि जिसके मुंह पे पड़ा, लेकिन वो भी थर्ड पार्टी की बात नहीं करेंगे। उसका परिणाम किसने झेला, मारकर ने झेला ना। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, मेरा एक्शन हुआ फेंकना, उसका रिजल्ट किस पे दिखा, इस पे दिखा। तो उस वर्ब को एक्सप्लेन करने वाली चीज आपकी क्या होती है, कर्म होती है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। उस वर्ब को एक्सप्लेन किसने किया, मैंने फेंका। अरे यार, मम्मी दिन भर घर में नहीं थी, शाम को आई, मम्मी पढ़ाई की, मम्मी मान लेंगी,
कहीं आओ बेटा कॉपी लेके दिखाओ तो क्या पढ़ा रिजल्ट। आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि मम्मी आज ये 25 सवाल लगाए, ठीक है, तब जाके वो शांत हुई। नहीं तो जितनी बाहर के काम की गर्मी थी सब मुंह धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ वही लाल पीला नीला करके छोड़ेंगे। क्या आपने कह दिया मम्मी पढ़ा, मम्मी मान गई? नहीं, क्योंकि आपने एक्शन किया, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी आपने। तो उस एक्शन की एक्सप्लेनेशन ही आपका क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। क्लियर कट बात है। अभी आपने पढ़ा है, आगे जाके मैं भी पढ़ाऊंगा कि जो वर्ब है, बुक में भी लिखा होता है, टीचर भी बोलते हैं कि जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, हैपनिंग दिखाएगी, लेकिन जो वर्ब एक्शन नहीं दिखाती वो वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं लेती। कभी नोटिस किया? परसों तो बताया आई एम ए टीचर, तो वहां पे एम है। अभी तुम्हारा वाला सवाल इसी में था, तो उसमें एम था, ठीक है, ये एक्शन है नहीं। तो क्या टीचर ऑब्जेक्ट था? बचपन से जानते हो टीचर क्या है? एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जितना पढ़ाया है वो हर चैप्टर में लिंक होगा। तो जो वर्ब एक्शन नहीं रखती वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगती, और जो वर्ब एक्शन नहीं दिखा पाएगी वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगेगी, और जो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगी वो ऑब्जेक्ट काहे का रखेगी। ठीक है, तो तुमने बोला शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं। तो ब्यूटीफुल क्या है अपने आप में? ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जो वर्ब अपने आप में एक्शन नहीं रखती वो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं रख सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ड्राइवर कौन है? सेंटेंस का ड्राइवर कौन है? वर्ब। वर्ब बताएगी कि ऑब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना, वर्ब बताएगी ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव लेना है कि नहीं लेना। अब बात कर लें, फिर से वापस रिवाइज कर दें, कुछ बच्चे नहीं थे हमारे पास, तो बात जरा सोचिए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि वर्ब में एक्शन नहीं, वर्ब में एक्शन नहीं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो कुछ तो है। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये किसकी एक्सप्लेनेशन है? उस लड़की की, शी की। ये जो शी की एक्सप्लेनेशन है, तो जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन थी मेरे दोस्त, वो क्या थी? ऑब्जेक्ट। जो आपके सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन होगी वो क्या होगी? आपकी उसकी विशेषता। ये मार्कर काला है, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, तो ये जो ब्लैक है ये विशेषता ही तो है किसकी? मार्कर की, इज की नहीं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज नहीं है, कौन है? शी है। तो शी की एक्सप्लेनेशन, यानी मेरे दोस्त जो सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दिखाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन दिखाएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी आपने आगे पढ़ रखा है, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं वो जानेंगे ऑब्जेक्ट भी कई तरीके के, वो बात की बातें। इतनी बातें क्लियर होगी? कल की कुछ नया नहीं पढ़ाया, सारी बातें पुरानी है। अब इसी में एक रोल बढ़ जाता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो ड्राइवर यानी कि जो पहली वर्ब है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन वही ऑब्जेक्ट आपके आने वाले कंडक्टर यानी कि दूसरी वर्ब के क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। बात समझिएगा। और सब्जेक्ट कौन होता है? जल्दी बताओ। और वर्ब का कर्ता धर्ता, डूअर, यानी अभी ये इस वर्ब को कर नहीं रहा, इस वर्ब का डूअर कौन है? ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन अभी आने वाले वक्त में ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस कंडक्टर का डूअर हो जाएगा। वहां पे इसको बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा, और वहां पे सेंटेंस लंबा हो जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि यहाँ पे हम इसका सब्जेक्टिव केस लगाते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ये धीरे धीरे अभी आप कल की क्लास में इसको और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। लेकिन क्यों कर सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हो सकता है कि जो पहले वाली यानी मेन ड्राइवर की एक्सप्लेनेशन थी वो आने वाले कंडक्टर यानी आने वाले वर्ब का डूअर हो जाए। हो सकता है कि नहीं? और अगर ऐसा हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे नहीं रख लेना है कि सर बोले थे तो हो गया। ऐसे भाई ऑब्जेक्ट क्लियर है ना कहां से आ रहा? एक सब्जेक्ट है जो एक्शन करेगा, अगर सब्जेक्ट एक्शन ही नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, कोई पंगा ही नहीं। अगर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना, लेकिन जब तक सब्जेक्ट एक्शन कर रहा ऑब्जेक्ट कूदेगा। हाँ, कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो
जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी और नहीं भी, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, और बताओ इंग्लिश पढ़ाते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ाया, आदमी को जानना है कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, इतने से ही काम चल गया। तो कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो अपना ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से नहीं लेगी, वहीं से कंसेप्ट बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो अभी मैं फिर से पढ़ाऊंगा। एक बार में समझने में दिक्कत होगी, बार बार सुनिए। और इंग्लिश में ऐसा कतई नहीं कि आप यहाँ से सीख लेंगे, इसीलिए इंग्लिश के वीडियो रिकॉर्डेड है, पीछे का जाके जरूर पढ़िए। अगर पीछे का नहीं पता तो ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है और अभी फिर आगे कल भी करूंगा, ये बार बार पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर में 20% 30% नया है, 70% इंग्लिश पीछे से ही चलती है। इसीलिए अपने पीछे की बातें जरूर पढ़िए जाके, तब जाके ये नया आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए वापस आते हैं, अभी सेंटेंस में आगे। इतनी बातें क्लियर होगी कि अभी आप ये भूल जाइए कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट, केवल ड्राइवर ही समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का एक्सप्लेनेशन है आपका। इतनी बात क्लियर है। किसी चीज को ऑब्जेक्ट दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? मैं कह दूं ये लड़की ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे मान लेंगे? जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, जब तक ये किसी एक्शन को एक्सप्लेन ना करें। अगर मैं खुद यहाँ पे किसी एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर कट, घुस गई बात दिमाग में? आ जाओ मैदान में। अब बच्चे आओ, जो मैं पहले पढ़ा रहा था, यहाँ पे विजय था, ओ सॉरी काटा को, हमारे पास ये गोलगप्पा, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्त, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास विजय बैठे हुए हैं, जो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। स्वयं परमपिता परमेश्वर नहीं बता सकते ये क्या है, क्योंकि इनका चेहरा सेम है, चेहरा सेम है। अब दोस्त आपने कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेगा, अगर मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से कंपेयर करेगा, यही तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो सब्जेक्ट की जगह पर बैठने लायक है या ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठने लायक है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो विजय क्या गोलगप्पे से कंपेयर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि कंपेयर तो इक्विवेलेंट चीजों में होना चाहिए। गोलगप्पा है तो पानी पूरी से ही करोगे, ठीक है, विजय से तो कर नहीं लोगे। तो ये बात आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब बात आई सब्जेक्ट की, यानी आप ये कहना चाहते हो सी भी एक तरफ है और विजय भी एक तरफ है, दोनों बेटा पानी पता से चेप के खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो सी है, अरे ये क्या कर दिया है, हाँ ठीक है, गोलगप्पा लिखना था, लेकिन जो सी है वो ज्यादा खा सकती है, ठीक है, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब आपने कहा कि सर मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि जो विजय है ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट होगा। विजय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट होगा। सब लोग बताइए, बात समझ गए? विजय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, एक ही बार में बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताने वाला ये बात। विजय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, हाँ या ना? ठीक है, तो 100% ये सेंटेंस सही हो गया। अब ये ग्रामेटिकली सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो आप इसको गलत बोल जाते हो वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन ये कब गलत नहीं होगा? जब आप इनफॉर्मल वे में हो, आप इसको कहीं पर बोल रहे हो कम्युनिकेशन में। जब आप लिखते हैं तो आपने आज लिखा और वो 15 दिन बाद पढ़ा गया या 2 घंटे बाद पढ़ा गया, और जब पढ़ा गया तब आप वहां मौजूद नहीं थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कई बार होता है ना, आप सवाल, बहुत अच्छे बच्चे हैं क्लास में और आपने सवाल लगाया और उसमें घिचड़ पिचड़ मचा दी, तो टीचर को काटते टाइम में सोचना पड़ता है पढ़ने वाला लड़का शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो बुलाते हैं कि तुमने किया क्या है इसमें, ये बताओ, बुलाते हैं ना। आप थे सामने तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बुला लिया, लेकिन जब आप नहीं थे सामने तो वो खुद से ही तो समझेगा। तो आपका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसा लिखें कि सामने वाले को समझने में तकलीफ ना हो। समझ गए बात? और पेपर में क्या होता है, आपकी कॉपी गई, यार ये समझ में नहीं आ रहा, लौंडे फोन करो, हाँ बेटा ये तीसरा वाला क्वेश्चन में ये तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, जरा एक्सप्लेन करो। अच्छा हाँ ठीक ठीक, सही तुमने सोचा था, नंबर दे दो इसको। ऐसा होता है? नहीं, लिख दिया, अब वो बात वहां जाके वो समझे। ठीक है, तो बच्चे आपको ऐसा लिखना है, आपको पेपर में ऐसा लिखना है कि सामने वाले को फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए ये आप डेली लाइफ में बोलिए, समझिए, कोई मतलब नहीं है। पेपर में आप इसको नहीं लिख सकते, आप कहीं कॉपी पे नहीं लिख सकते इस बात को जो 15 दिन बाद पढ़ी जानी है। तो अब बात करते हैं, आपको इसको डिसाइड करके एग्जामिनर के सामने रखना होगा कि
मैं मान लो थोड़ी देर के लिए और एक एग्जांपल ले लें, मैं आपका टीचर हूं, आपने ये सेंटेंस लिख के आए, ठीक है, आपने बिल्कुल सही मेहनत की थी, आप जानते हैं, आपने मन में सोचा कि विजय क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर में यहाँ थोड़ी लिखना होता, आपने इसमें नो एरर कर दी। अब मैं आया चेक करने के लिए, मैं आया, मैंने देखा यार ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये विजय, विजय तो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो काटने वाले को तो बहाना चाहिए ना, बहाना चाहिए, मैं तो ऑब्जेक्ट मानूंगा ताकि इसका नंबर, अगर तुम वहां होते, नहीं सर मुझे ज्ञान है इस बात का कि ये सब्जेक्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट मान के आया हूं, तब तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन आप नहीं थे, तो मेरा तो काम ही है नंबर निकालना, मैं उड़ा दूंगा। तो इस बात को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब कैसे कराओगे, बात समझिएगा, मैं ये इतनी रात तक क्यों समझा रहा हूँ बेटा, कुछ किताब में मेरी कही गई बात आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी और वो वहां पे सही होगा, तो उसको सही मत मान लीजिएगा, वो गलत है, बुक में ये बात नहीं लिखी गई बस और कुछ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में उन्होंने बात कर दी। पेपर में आपके नंबर कटेंगे, क्यों? क्योंकि आपको विजय को हर हाल में दिखाना पड़ेगा कि विजय क्या है, सब्जेक्ट। और इतनी देर से मैं एक ही बात पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट कौन होता है, माफ कीजिएगा, आपकी वर्ब का डूअर, ठीक है, या फिर आपकी वर्ब जो फील करे उस चीज को, जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो जो मैं ही हूं, मेरी एक्सप्लेनेशन आगे जा रही है, ठीक है, तब अदरवाइज आपका जो वो डूअर है वही आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब की क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी कि नहीं। अब मुझे बताइए, इससे पहले एक वर्ब लिखी हुई है लव, ठीक है, इसी को मैं ड्राइवर मान लेता हूँ, तो ड्राइवर अगर लगा है तो ये हो सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन बन जाए, हो सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन बन जाए, और अगर वो एक्सप्लेनेशन बन गया तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मुझे हर हाल में सामने वाले को दिखाना है कि भले ही ये लफ्ज की क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। और मुझे बताइए, सब्जेक्ट का रोल प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डूअर बनाना पड़ेगा, और डूअर तभी बनेगा जब मेरे सामने मेरा एक्शन हो। जब मैं फेंकूंगा तभी तो एक्शन होगा, तो मेरे सामने मेरा एक्शन हो, और एक्शन कैसे दिखाएंगे हम, वर्ब लगा करके। तो हम यहाँ पे इसके साथ एक वर्ब ऐड करेंगे। अब बात आती है यार वर्ब ऐड करनी है, तो वर्ब ऐड करने के लिए आप क्या लगाओगे, लव। आप क्या लगा सकते हो, लव लगा सकते हो, लेकिन हम वर्ब ना लगा करके, अभी मेरी ये बात आज खटकनी चाहिए, और फिर जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको पढ़ाया था कि जब आपके घर में बर्तन मांजने वाली नहीं आई तो आप बर्तन खुद मांज रहे हैं, लेकिन जैसे ही मांजने वाली आई तुरंत कपड़े झाड़े, बहन आओ धुल लो, भाग जाओगे। तो अगर ये वर्ब काम कर रही है तो एक वर्ब एक काम ऑलरेडी कर रही है, तो उसकी मदद हम किससे कराएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। ये कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से बनी, ये वर्ब में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझिए, इस विजय को सब्जेक्ट डूअर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्ब। तो मुझे विजय के आगे क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी, और वर्ब कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग। और लव क्या है बेटा, V1 प्लस SOS, यानी कि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, और SOS का मतलब होता है क्या, सिंगुलर। प्रेजेंट को दिखाता कौन है, डू, लेकिन ना केवल डू, प्रेजेंट को कौन दिखाता है, डू, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए किसी वर्ब में SOS लगाते हैं, ठीक है। वर्ब केवल एक ही है, डू। कभी गधों की तरह मत बोलिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो, डू और डज। डिटेल कराऊंगा वर्ब में, वर्ब सिर्फ एक डू है, डज उसका सिंगुलर वेरिएंट है, बस और कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या जन्मा, डज। तो इस सेंटेंस में आपको अंत में लगाना ही पड़ेगा डज, और यही वो लूप होल है जो आप पेपर में गलत करते हैं। सही सेंटेंस हो जाएगा, शी लव्स गोलगप्पा मोर देन विजय डज। अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है, और बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, और वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वही बात आज लिखा 15 दिन बाद उसको समझाओगे कैसे, सामने बंदा है तुम बोलो यार मैं समझ लूंगा, लेकिन आपने जब लिखा पेपर में आ गया एग्जाम में, तो बेटा 100% डस लगेगा। वो जैसे कि अभी उसको ऑप्शन नहीं हुआ तो टिक मारने का आया तो फिर बेटा एग्जामिनर की महिमा, अब उसमें क्या कर सकते हो, वही है जिसने पेपर सेट किया उसके विचार कुछ अलग होंगे। लेकिन ग्रामर क्या कहती है, ये कहती है कि यहाँ पे मेरे दोस्त क्या लगेगा, डस लगेगा। समझ पाए बात, ठीक है। अभी लिखो लिखाओ कुछ नहीं, आगे आओ, अभी एक दो बातें बची।
सही या गलत? गलत। क्यों? वही गोलगप्पा ऑब्जेक्ट और यू क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ। तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट ये हो नहीं सकता, तो मुझे सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया ये सब्जेक्ट है। क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? क्योंकि वर्ब आगे लगी है। तो वर्ब के लिए मे बी हम सेंस नहीं निकाल रहे हैं, वर्ब के लिए मे बी ये क्या है, एक्सप्लेनेशन बाद में आया है, और अगर एक्सप्लेनेशन है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे इसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इसके लिए भले ही ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अब मुझे इसको यहाँ पे क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इसकी एक्शन इसको दे दें, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, डूअर बन जाएगा। तो इसका एक्शन कहाँ से उठा के दोगे, लव। अब आपको पता है यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो उस डू को जिसको सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस लगाया था, उसका एस और एस छीन लिया, खाली डू छोड़ दिया, लिख दिया। कर लो, बोलो। किसी को कोई डाउट पूछने वाला है? क्या करेंगे? अब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट है, और विजय अपने आप में सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कंपेयर किसके बीच में होगा? इंग्लिश और विजय के बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, विजय इंसान है। तो कंपेयर किसके बीच में होगा? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी इस बार ऑब्जेक्ट दिखाना है, सब्जेक्ट नहीं दिखाना। इस बार ऑब्जेक्ट दिखाना है, सब्जेक्ट नहीं दिखाना। और कैसे दिखाओगे? वर्ब के बाद में लिखो, यानी ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, यानी अपने आप में दिखा रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही। लेकिन अगर यही सेंटेंस पेपर ऐसे कर दे, विजय डज, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने विजय डज लगा के विजय को क्या जगह पे दिखाना चाह रहे हो, सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश विजय से कंपेयर हो नहीं सकता। इसका मतलब डज क्या हो जाएगा, कर जाएगा। कर पाओ, बात कर लेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इसके पीछे की तथ्य, इसके पीछे की फैक्ट्स क्या है, क्योंकि कई बार बुक में ये बात नहीं मेंशन होती, वो इसको डिस्कस ही नहीं करते, वो सेंटेंस को सही मान बैठते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक सोच है। आपको पेपर में सामने वाले को 100% सेटिस्फाई करके आना है कि भैया फोन करके ना पूछना है कि इसमें एक्सप्लेनेशन दो, तो आपको पूरा वहां पे दिखाना है, तो आपको वहां पे एरर देनी पड़ेगी। कुछ टाइम दो, कितना हुआ? 9। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे अभी और सारे सेंटेंस, लेकिन मेजर रीजन उसके पीछे की कहानी क्या है मैंने आपको बता दी। तो मे भी पर्सनल प्रोनाउन हमारा पूरी तरीके, अब पर्सनल खत्म हुआ है बेटा, और अभी सारे प्रोनाउन एज इट इज बाकी हैं। ठीक है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिलेटिव, दूसरा रिफ्लेक्सिव। बाकी सब आसान है, छोटे मोटे हैं, और कुछ नहीं। तो पर्सनल प्रोनाउन में भी पूरा हो गया, बस अभी एक ही चीज क्लियर है। हाँ